हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का सैटरडे का टाइम है। वैसे तो आप में से आधे लोगों की छुट्टी होगी आज, तो लेकिन फिर भी मेरे को मेरा तो काम है, मैं कर देती हूँ। आपको जिस टाइम सुनना हो मेरा ये वीडियो उस टाइम सुन लेना, कोई ज़रूरी नहीं है सुबह ही सुबह सुनना हो। तो बहुत टाइम से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि मनी ट्री बनाने के लिए उनको क्या करना है। तो मैंने एक पुराने अपना एक ब्लॉग भी किया था। मैंने वो ट्री, मेरे घर में जो एक अमरूद का पेड़ था, उसके एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया भी था कि मनी ट्री कैसे लगेगा। तो आज मैं उसका एक्चुअल असेट एलोकेशन फॉर मनी ट्री, मतलब मेरा जो मनी ट्री है, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है, उसमें मैंने असेट एलोकेशन कैसे कैसे कर रखा है, उसकी फिलॉसफी आपको बताऊंगी। वो एक्चुअल बताऊंगी आपको कि कौन से इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स, स्ट्रांग वाले शेयर्स हैं जो खड़े रहेंगे निफ्टी चाहे कहीं भी जाए, कौन से ऐसे मिड कैप्स हैं और कौन से ऐसे जो छोटे वाले स्मॉल मल्टी बैगर्स हैं। वो सारे स्टॉक्स के नाम मैं आज आपको बताऊंगी। उससे आप अंदाजा लगा लेना कि असेट एलोकेशन किस तरह से किया जाता है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो खड़ा भी रहे, सेफ भी रहे, वो ग्रोथ भी करता रहे और वो टाइमली अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी हमें देता रहे। ये सारी चीजें यहाँ चाहिए शेयर मार्केट में काम करने का, तभी मजा आएगा। केवल आपने निफ्टी 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया और केवल आपने बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज का पोर्टफोलियो बना लिया लॉन्ग टर्म सोच के, वो भी उतना आपको गेन नहीं देगा, उतना मजा नहीं देगा आपको। तो इसलिए आपको सारी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। यहाँ पे हर तरह की कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए, हर टाइप की कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। जितने टाइप की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी, जितने सेक्टर्स की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी, आपका पोर्टफोलियो ना कहीं थोड़ा सा खड़ा रहेगा, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो देखो, अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि 80% शेयर आपको ब्लू चिप्स में लगा के रखने चाहिए, 20% आपको स्मॉल कैप्स में लगा के रखना चाहिए, कोई कहता है 50% रखना चाहिए। मेरा थोड़ा सा अलग हिसाब है। मैं कहती हूँ कि अपने पूरे 100 रुपए को, जो भी आपके पास पैसा है ना, उसको 3 हिस्सों में बांट लो। 100 100 100। मैं पूरे पोर्टफोलियो की बात कर रही हूँ। अगर जो मेरे ग्रुप वाला कोई इस वक्त सुन रहा है मुझे, और मैंने उनको एक अलग तरह का फंडा दिया है अभी एसेट एलोकेशन के लिए, तो वो प्रेजेंट कंडीशन को देख के कि उनके पास प्रेजेंट जो कैश है, जो जिन मुझे 4 सेक्टर्स में 4 कंपनीज में लगवाना है, उसके अकॉर्डिंग उनको एलोकेशन दिया है मैंने, जो मेरे ग्रुप पे हैं। बाकी यहाँ मैं एक जनरलाइज बता रही हूँ। मनी ट्री, अगर आपके पास जो टोटल पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ है वो किस तरह से होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है। आपको कुछ और भी लग सकता है, मैं ये नहीं कह रही जो मुझे लगता है वही आप लोगों को लगना चाहिए, नहीं। ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बता देती हूँ कि मैं किस तरह से अपने मनी ट्री की ग्रोथ चाहती हूँ। वो ये, अपने टोटल 100 रुपए को, जो भी मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो की नेट वैल्यू है, उसको 3 हिस्सों में बांट लिया मैंने, 33 33 33। ठीक है, अब इसमें से 33% एलोकेशन रहेगा मेरा जो बड़ी बड़ी कंपनी है। जो, अब देखो यहाँ पे ना, मेरा मेरा कहना बड़ी कंपनी से मतलब वो मार्केट कैप और उसकी बजाय ना मैं करूंगी शेयर प्राइस वैल्यू, मतलब कि 1000 रुपए से ऊपर का शेयर। मेरे लिए 1000 रुपए से ऊपर का शेयर बड़ी कंपनी हो जाती है फिर। और 2500 रुपए से ऊपर का शेयर तो बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है, वो मेरी औकात से बाहर हो जाती है। मैं यूजुअली उनमें ट्रेड नहीं करती, है ना। तो अपने को क्या करना है, अगर अपने अभी छोटे बच्चे हैं, अगर अपने अभी मतलब इस एज ग्रुप में हैं, 25 35 तक हैं, तो अपने को क्या करना है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा नहीं फंसाना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा कौन फंसाएगा, जो कि 45 ईयर्स का है, जो 50 ईयर्स का है, जिसके पास बहुत ज्यादा इनोवेशन करने का उतना इच्छा भी नहीं है, और जिनको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सारी जरूरतें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो 50 साल के 60 साल के लोग हैं, उनके उनके बच्चों की शादियां हो गई हैं, तो उन लोगों को जरूरी नहीं है इतना रिस्क लेके खेलना, है ना। क्योंकि जितना आप अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप्स की तरफ रखोगे ना, तो उतना ही आप, वो कहते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी होने चाहिए हो आप, तभी यहाँ से पैसा निकाल पाओगे। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ क्या दिक्कत है ना, कि अगर ये तेजी से ग्रोथ देती है ना, तो ये उतना ही मतलब हेडेक नहीं बोलूंगी, लेकिन उतनी ही तेजी से गिरती भी है। और जो, अगर आप 45 प्लस के हो जाएंगे, तो फिर अगर वो आप तेजी से गिरती हुई किसी चीज के साथ फिर अपना बीपी बढ़ा लेंगे,
तो फिर जो आप कमाएंगे ना वहां पे वो सब आप हॉस्पिटल का खर्चा दे देंगे। कोई ज्यादा ही कमजोर दिल का हुआ उसको उसको कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन में आ सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी एज के लोगों को, जो खास करके 45 प्लस हैं, मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनसे बोल रही हूँ कि जो भी बड़ी एज के लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा मतलब मेंटल प्रेशर लेने की आदत नहीं है, और जो बहुत ज्यादा मार्केट की और जो बहुत ज्यादा मार्केट की न्यूज के टच में नहीं रह सकते, उनको क्या करना है, उनको अपना मेजॉरिटी हिस्सा ब्लू चिप कंपनीज की तरफ रखना है। देखो ब्लू चिप कंपनीज, जितना आपका असेट ब्लू चिप कंपनीज की तरफ रहेगा, बड़ी कंपनीज की तरफ रहेगा ना, उतना आपकी लाइफ में शांति और सुकून रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो 50 से ऊपर के साल के जो लोग हैं, उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत जिनको नहीं है, जो अच्छा पैसा कमा चुके हैं अपनी लाइफ में, उनको क्या करना है, जिंदगी में सुकून की जरूरत है। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं असलियत बता रही हूँ। तो वो अपनी जिंदगी सुकून से काटे, थोड़ा बहुत मार्केट से अपडेटेड रहे, कभी कभार जो मैं ये मार्केट न्यूज डालती हूँ, ये वाला सेक्शन वो देख लें, और वो आराम से बड़ी कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में अपना ज्यादातर पैसा लगा के रखें। उनको LIC, FD और किसी भी आप जो भी जिस भी स्कीम में पैसा लगाते हो, उस वाली स्कीम से बेटर ये रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, एक हर बड़ी अच्छी ब्लू चिप कंपनी भी 3 से 4 साल में पैसा डबल करती ही करती है, तो वो आराम से वहां पे अपना पैसा बना सकते हैं रिलैक्स होके। लेकिन जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, जिनके पैसों की रिक्वायरमेंट इतनी है कि भाई जितना आ जाए ना उतना कम लगता है, तो आज मैं उस सेक्शन की बात करूंगी जो जो मैरिड है, जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसके बच्चे हैं, बच्चे अभी हुए हैं, बच्चे ग्रोथ ईयर्स में हैं, उनकी स्कूलिंग चल रही है, उनके 175 तरह के खर्चे स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी वो नई मतलब वो किसी सिटी में रहने के लिए आए हैं जहां पे 10 तरह के उनके को रेंट्स देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के लोग जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो अपने मैरिड लाइफ के एकदम इनिशियल ग्रोथ ईयर में है, तो उनको यहाँ थोड़ा रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। रिस्की गेम से मेरा मतलब मल्टीबैगर स्टॉक्स नहीं है, रिस्की गेम मतलब कि थोड़ा ज्यादा पैसा अपना मिड कैप और स्मॉल कैप को देके रखना होगा। इसीलिए मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ स्पेशली उस सेक्शन के लिए बना रही हूँ कि इन लोगों को अपना, देखो 33 प्लस 33 66% पैसा, मतलब 33% पैसा आपको। अच्छा, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर दूं। मेरे लिए स्मॉल कैप वो है जो 100 रुपए से नीचे की कंपनी है, और मिड कैप वो है जो 200 से 500 रुपए की कंपनी है ना, मतलब जिसके शेयर की, वो बहुत ज्यादा गणित में मैं नहीं पढ़ती ये रेशो वो रेशो, मैं एक सिंपल सा हिसाब रखती हूँ। मेरे लिए 1000 रुपए से ऊपर की कंपनी अपनी ब्लू चिप कंपनी हो जाएगी, और 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक की कंपनी मेरे लिए मिड कैप हो जाएगी, और 100 रुपए से नीचे के सारे कंपनी मेरे लिए मल्टीबैगर रहेंगी। ठीक है, अब मैं इस तरह से अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखती हूँ। ठीक है, उसमें इस वक्त जो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुकी हूँ, जहां से मैं अपना हिस्सा निकाल चुकी हूँ, वो रिलायंस इंडस्ट्री है, डीएलएफ के साथ मैं बता दूं, मैंने अभी हार्डली 10 दिन पहले प्रॉफिट बुकिंग करी है। अगर आप में से कोई डीएलएफ में हिस्सा लेने जा रहा हो, डीएलएफ का शेयर खरीदने जा रहा हो, तो रिलायंस के बारे में तो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि अभी मुझे रिलायंस इंडस्ट्री का, जब से ये जियो फाइनेंशियल मर्जर अलग हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा रिलायंस में कम हो गया है, तो इसलिए मैंने वहां से पैसा निकाल लिया। डीएलएफ से मैंने पैसा इसलिए निकाल लिया कि डीएलएफ के जो मालिक हैं, उनकी जो बहू हैं, उन्होंने डीएलएफ के मालिक पे केस कर रखा है कुछ, और इसकी न्यूज ही मैंने कल ही देखी थी। तो इसलिए जब भी इस तरह के कंपनी में कोई इश्यू आने लगे, मतलब उनकी बहू को कुछ संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तो इसके चलते उनकी बहू ने उनपे केस कर दिया है। तो अब डीएलएफ के शेयर में ना उठापटक चलेगी, मतलब कि या तो हो चुका है डीएलएफ में गेम, जो ये 350 रुपए से लेके और 500 की इसने रैली ली है पिछले 1-1.5 महीने में, तो या तो उस रैली का मैं पार्ट थी। मैंने अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को बताया हुआ था। 345 पे एंट्री की थी, 350 पे करी थी, 360 पे करी थी, 400 पे करी थी, 410 पे करी थी, ऐसे करके अलग अलग टाइम से मैंने डीएलएफ में एवरेजिंग भी करते गई हूँ जैसे जैसे ये शेयर ऊपर चलता गया है। तो डीएलएफ में अगर कोई एंट्री करने जा रहा है, तो मैं इसको पहले से वार्न कर रही हूँ कि अब या तो यहाँ चलेगा ऑपरेटर गेम। जिन लोगों को भी डीएलएफ का नहीं पता है डीएलएफ में क्या चल रहा है, वो डीएलएफ की 1-2 अच्छी बुरी न्यूज देख के, या ये देख के कि ये शेयर पिछले 1 साल में, पिछले 1 महीने में 350 से 500 हुआ है, तो अब ये 500 से 1000 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस भी कंपनी में डिस्प्यूट आता है ना, तुरंत बाहर आ जाओ, वो सबसे ज्यादा सेफ्टी का टाइम होता है। तो जैसे ही मुझे इसका हल्का फुल्का जो भी मैं अपने इन दिनों मैं अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड
रिलेटेड कंपनीज के बारे में ही सर्च कर रही हूँ, तो जो भी मुझे इस तरह की न्यूज मिलती रहती है ना कहीं भी, तो मैं तुरंत उस कंपनी में एक्शन लेती हूँ। तुरंत मैंने डीएलएफ से 490 पे अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने एचएल में भी बता दिया आपको, एचएल को भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। फिर श्याम मेटालिक्स में भी मैंने प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ मैं। फिर गोदावरी पावर में भी अपना प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। सुजलॉन मल्टीबैगर से पहली बार अपना मैंने प्रॉफिट बुक किया है। बताया था मैंने आपको कि 10 रुपए 33-30 पैसे के आसपास की मेरा बाइंग एवरेज थी, और 18 रुपए पे सुजलॉन में एग्जिट कर लिया है। कोई भी पर्सन सुजलॉन में इसको 25 और 35 रुपए होने का वेट कर रहा है, तो मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सुजलॉन 25 और 35 नहीं जाएगा, हो सकता है जाए, लेकिन उतनी ही बराबर की पॉसिबिलिटी है कि अब ये दोबारा से 8-9 रुपए चला जाए, क्योंकि अब ये कई तरह के कुछ लेके आ रहे हैं। QIP भी लेके आ रहा है सुजलॉन, मैंने उतना देखा नहीं है। उसका रीजन है कि मेरे पास अब सुजलॉन से बेटर स्क्रिप्ट है, मेरे पास अब सुजलॉन से बेटर अच्छी हालत में मल्टीबैगर स्क्रिप्ट मुझे मिल गया है, जहां पे मुझे जो छोटा शेयर है और जहां पे मुझे लगाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं सुजलॉन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। बाकी जो सुजलॉन में नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मैं बता दूंगी सुजलॉन में हो सकता है कि ये शेयर आगे चला जाए, लेकिन सुजलॉन में बहुत सारी अभी भी बेसिक दिक्कतें बाकी हैं, और अगर किसी भी कंपनी में बेसिक दिक्कतें जब तक है ना, तब तक वो शेयर बहुत ज्यादा उभर नहीं पाता। ये ऑपरेटर प्ले चल चुला के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गिरा तो बहुत बुरी तरह से गिरेगा सुजलॉन यहाँ से, क्योंकि कोई सिर पैर नहीं है जो ये इतना ऊपर आ चुका है ना, इसमें पंपिंग हो के ऊपर यहाँ पे लोग इसको खरीद रहे हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी सुप्रीम पेट्रोल में भी मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इसके साथ ये तो मेरा था प्रॉफिट बुकिंग जहां मैंने की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के वो 33% पैसा मैंने जो ब्लू चिप्स में लगा रखा है वो किन किन कंपनीज में है। मतलब देखो, जो बोला ना कि देखो यार सेफ्टी मुझे भी चाहिए, मैं भी पूरा पैसा अपना रिस्क पे नहीं लगा के रखती हूँ, क्योंकि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है ना, इनमें इक्वल रिस्क रहता है। तो इसका मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं अपनी ब्लू चिप कंपनीज की बात कर लेती हूँ। ब्लू चिप में मेरा मतलब, मुझे नहीं पता ये ब्लू चिप है या नहीं है, ब्लू चिप से मेरा मतलब 1000 रुपए से ऊपर का शेयर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास जो बड़ा स्टेक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। मैं 1170 रुपए से एंटर्ड हूँ, उसके बाद में 1210 रुपए पे मैंने इसमें एवरेजिंग की है, फिर थोड़ा सा और ऊपर पे भी एवरेजिंग की है, फिर उसके बाद बस मतलब 1240 के आसपास मेरा इसका एवरेज प्राइस है महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर का। और मैं इसमें अभी लॉन्ग टर्म बने रहूंगी, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अगले 3 महीने तो कम से कम बने रहूंगी, 6 महीने भी बनी रहूंगी, फिर आगे देखूंगी कि आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या करना है। इंडिगो का शेयर 2000 रुपए पे लिया हुआ है जी, बनी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस जब तक किसी कंपनी का चलेगा मैं उसके साथ बनी रहूंगी, और मार्केट मोनोपोली है इंडिगो की। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, मेरे पास पतंजलि है, 900 रुपए पे एंटर्ड किया था, फिर 950 पे भी थोड़ा सा लिया था, पतंजलि में बनी रहूंगी। मान्यवर, वेदांत फैशन, ये आपने देखा होगा ना, विराट कोहली सर वो उनका ऐड करते हैं, तो मान्यवर में भी बनी रहूंगी। ये मैंने 1170 पे के आसपास मैंने मान्यवर में एंट्री की थी, और अभी कुछ 1235-70 कुछ पता नहीं, इतना ही कुछ खास चल रहा है, और बनी रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे सारे लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो के हिस्से हैं, ठीक है। बजाज फिंसर्व में भी मैंने 1310 पे एंट्री की थी, 1350 पे एंट्री। बजाज फिंसर्व में भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट पे ही बैठी हूँ, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कंपनीज ना आपके पोर्टफोलियो को खड़ा रखने का काम करेंगी। आपके पास चाहे जितना बड़ा पोर्टफोलियो हो, चाहे जितना छोटा पोर्टफोलियो हो, आपको उसके अगेंस्ट एक कहते हैं ना इंश्योरेंस, तो ये सारी कंपनियां आपके बुरे मार्केट में इंश्योरेंस का काम करेंगी। मतलब ये इंश्योर करेंगी कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल जैसे लेट सपोज 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो वो 2.5 लाख पे जाके ना टिके। तो ये सारे मैं अगले कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ्स तक तो शायद इनमें बनी रहूं। दिसंबर जनवरी में देख लूंगी एक बार, बजट से पहले मार्केट में बहुत गंदी सी उठापटक होती है, उस वक्त देख लिया जाएगा कौन सी कंपनी में, जैसे अभी मैं थोड़ा रुक के केवल अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख रही हूँ, बाकी सब इधर उधर की चीजें बंद कर दी हैं। तो उसी तरह से एक बार बजट से पहले अपना पोर्टफोलियो को संभाला जाएगा कि किस कंपनी में क्या क्या हलचल हो रही है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग बन रही है तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग। मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में भी एक पर्सन ने पूछ रखा था कि क्या शेयर्स में 2, 3, 4 साल बने रहना चाहिए या 5 साल बने रहना चाहिए, तो मैं उनका एक जवाब यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि आजकल मार्केट कंडीशंस बहुत वल्नरेबल है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा एक्टिवली शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा ना खरीद और बेच करने का,
मतलब आप उतना बिजी नहीं रहते कि आप 2-2 साल मतलब 1-1 साल तक अपना पोर्टफोलियो खोल के ही ना देख पाए। आप अगर 1-1.5 महीने में भी अपना पोर्टफोलियो खोल के देख पा रहे हैं, छोटी मोटी न्यूज, एटलीस्ट मेरी न्यूज सुन ले रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो के कंपनीज के बारे में तो मैं भी बता दिया करूंगी आपको, और भी इधर उधर की कंपनी की न्यूज में लेने की कोशिश करती हूँ जहां लगता है कि हाँ इन सारे शेयर्स में काफी लोग फंसे हो सकते हैं, तो उन कंपनी की न्यूज भी मैं अपने ये न्यूज सेक्शन में दे दिया करूंगी आपको टाइमली। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं यहाँ पे बनी हुई हूँ और मुझे इनमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेरा मिड कैप। मेरे लिए मिड कैप कौन सी होगी? जो जिस भी कंपनी का शेयर 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक का है, अपने अपने गरीब आदमी है, अपने मिडिल क्लास सेक्शन को बिलोंग करते हैं, अपने बहुत ज्यादा अपने को पैसा चाहिए, तो पैसा थोड़ा सा ना आपको डेंजर उठा के ही मिलता है, आपको एक कैलकुलेटेड डेंजर लेना ही पड़ता है, तभी आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो इसी के चलते मैंने अपना 33% के आसपास का जो पैसा है वो इन छोटी कंपनीज में लगा रखा है, जिसमें कि सबसे पहले है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, इंडियन होटल्स के नाम से है ये कंपनी। नेक्स्ट है टाटा पावर, 200 रुपए का शेयर है, अभी 230-40 चल रहा है। अगर नीचे आएगा तो मैं एवरेज करूंगी, नीचे नहीं आएगा तो मैं एवरेज नहीं करूंगी। इंडियन होटल में मैं बनी रहूंगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, मुझे आगे के इसके कुछ क्वार्टर्स बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, 2 क्वार्टर तो कम से कम मुझे इसके अच्छे लगते हैं, मैं इसमें बनी रहूंगी। टाटा पावर 200 के आसपास आता है तो फिर से मैं इसमें एवरेजिंग करूंगी, लेकिन टाटा पावर को लेके मेरा व्यू कम से कम 1-1.5 साल का है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी टाटा पावर में अगर आना चाहता है ना, वो शौक से आ सकता है, लेकिन वही पर्सन आए जिसको 1-1.5 साल ऐसे रह रह के यूं ना उठेगी ये ऊपर क्यों नहीं चल रहा है, ये जिस दिन चलेगा ये गंदे से चलेगा, लेकिन अगर जब तक रुका रहा तो ये थोड़ा सा आपको आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है, टाटाज की कंपनी है, डूबने वाली नहीं है, काम कर रही है और बहुत तरह तरह के काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रही है, और भी बहुत सारे ईवी ये वो बहुत सारा काम है इनका, ठीक है। तो ईवी का काम नहीं है इनका गलत हुआ है मैंने, ईवी नहीं है, तो ये है इनका, अभी चलेगा। टाटा पावर में दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन लेना कहाँ है, थोड़ा सा नीचे आने पे, मुझे ऐसा लगता है नीचे आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आदित्य बिरला कैपिटल। मुझे नहीं पता ये स्मॉल कैप है लार्ज कैप है, मैं उतना गणित में नहीं पढ़ती, मेरे लिए बता दिया ना कि स्मॉल कैप, हाँ सॉरी मिड कैप। तो आदित्य बिरला कैपिटल में इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये 3 कंपनीज इस वक्त ऐसी हैं मेरी जिनमें मैं तीनों कंपनीज में प्रॉफिट पे बैठी हुई हूँ। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको शेयर मार्केट में लंबा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है ना, तो प्रॉफिट्स पे भी बैठना सीखो। बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट आते के साथ ही ना वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता जी। अगर आपको लॉन्ग प्रॉफिट्स पे बैठना नहीं आएगा ना, तो आप अच्छे शेयर्स को फिर धीरे धीरे टाइमली आप मतलब या तो उनका मतलब अच्छे से पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। वो कहते हैं ना कि कोई फल जरा सा पकना शुरू हुआ, हल्का सा पका और आपने तोड़ के खा लिया, लेकिन आप उसके पूरे पकने का वेट करो, मतलब वो बहुत बड़ा होता है। वो अगर कोई कंपनी में प्रॉफिट्स आते हैं ना, तो वो बड़े आते हैं। जब भी कोई शेयर में चाल आती है तो वो बड़ी चाल आती है। या तो देखो मेरी कंपनीज पूरी, मैं इसीलिए अच्छे से रिसर्च करके घुसती हूँ कि मुझे ये आइडिया रहे कि अगर ये शेयर जाएगा तो कितना जाएगा। तो वो जब तक उतना नहीं जाता ना, जब तक मेरा सोचा हुआ टारगेट मुझे नहीं मिलता, मैं वहां से बाहर नहीं आती। और उतना तक ले जाने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स रहती है मेरी कंपनीज को लेके। तो अभी इन तीनों कंपनी को लेके प्लानिंग्स हैं कि कब कब क्या क्या मुझे इनमें कैसे कैसे करना है। अगले 6 महीने यहाँ भी सेफ है, आराम से बनी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्मॉल कैप मल्टीबैगर। मुझे भी पसंद है यार, मुझे भी बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे भी अपना पोर्टफोलियो एक दिन 100 करोड़ का 200 करोड़ का करना है, तो इसलिए मुझे स्मॉल कैप बिना काम नहीं चलेगा आपका। लेकिन जिन भी लोगों को पैसा मतलब एफडी वाले जो लोग हैं ना, जो अभी अभी एफडी की मेंटालिटी से बाहर आए हैं, उनको मैं ये कहूंगी कि वो अपना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप्स में ना लगाएं। स्मॉल कैप में क्या दिक्कत है ना, कि अगर ये आपको ग्रोथ तेजी से देता है ना, तो ये जब टूटता है ना तो आपका सब कुछ तोड़ देता है, आपका मन भी तोड़ेगा, ये आपका दिल भी तोड़ेगा। जैसे कि ओरिएंट ग्रीन मैं ओरिएंट ग्रीन में 11 रुपए पे एंटर्ड थी, और 1 महीने के अंदर अंदर इस ओरिएंट ग्रीन ने मुझे मतलब 28 रुपए का इसने मेरे को हाई लगा के दिखाया था। मतलब आप सोच रहे हो, 1 महीने में 11 रुपए का शेयर सीधा, जो मैंने इसमें 50,000 रुपया लगाया था, वो सीधा जाके मेरा और 28 रुपए हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया, है ना। इतना इतना तगड़ा प्रॉफिट मैंने ओरिएंट ग्रीन में देखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि ये शेयर्स आपकी मेंटालिटी खराब कर देते हैं, मतलब आपके आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं ये वाले शेयर ना।
उस वक्त इतना पता नहीं था जब ओरिएंट ग्रीन में इन्वेस्ट किया। उसके बाद से मेरे को लगा कि नहीं यार, अब कंपनीज में जब तक पूरा पक्का मल्टी बैगर स्टॉक्स, आपको अगर यहाँ से आपको कुछ निकालना है ना, तो ये आपसे मेहनत 4 गुनी कराएंगे। ब्लू चिप आपसे बिल्कुल मेहनत नहीं कराएगी, वो धीरे धीरे जो आप जहां उसको लोगे ना, वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ती रहेगी। आपको कभी बोनस दे देगी, आपको कभी डिविडेंड दे देगी, आपको कभी कुछ दे देगी, आप खुश रहोगे। और ये जो मिड कैप है, ये भी थोड़ा थोड़ा आपको चल के दिखाती रहेगी। लेकिन ये जो सबसे बुरी बात है ना इन स्मॉल कैप्स के साथ में, इन मल्टी बैगर्स के साथ में, ये चलती है तो ये 1 महीने में आपको डबल होके दिखा देगी, और जब ये गिर के और फिर ये जो पड़ी रहेगी ना, ये 1-1 1.5 साल तक ये बिल्कुल हाफ प्राइस पे पड़ी रहेगी। तो सोचो, मतलब मैंने 28 इतना इतना तगड़ा प्रॉफिट देखने के बाद में फिर मैंने बुक किया। फिर ये नीचे आया तो मुझे लगा कि अरे तो कोई बात नहीं, वापस जाएगा, लेकिन ये नहीं गया वापस, ये नीचे 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 गिरता गया। उस वक्त मुझे इन मल्टी बैगर्स में खेलने का उतना आइडिया नहीं था। मैं उसी फिलॉसफी के साथ में जो मेरे ये बड़े ब्लू चिप वाली कंपनी है ना, जिस फिलॉसफी के साथ मैं इनमें खेलती थी, वही सेम फिलॉसफी मैंने स्मॉल कैप्स में भी जारी रखी, मल्टी बैगर स्टॉक्स में भी जारी रखी, कि कोई बात नहीं यार, अगर इतना ऊपर गया है तो थोड़ा ठहरेगा, अब यहाँ पे बेस बनाएगा शायद, अब फिर उसके बाद में वापस ऊपर चलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मल्टी बैगर है ना, जब ये ऐसे चलना शुरू होता है ना, तो फिर ये ऐसे ही गिरना शुरू होते हैं। तो यही हालत होती है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। आपको दिन में 4-5 बार अपना पोर्टफोलियो, जब भी इनमें चाल आती है ना, तो ये आपकी नींद आराम करके रखेंगे, जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत जरूरी होती है। इनमें जो एक एवरेज 1.5-2 साल के अंदर अंदर जो स्मॉल कैप्स हैं, जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, उनमें केवल 1-1.5 महीने के लिए चाल आती है, और उसके बाद फिर ये बिल्कुल 50% पे चले जाएंगे, और फिर ये सो जाएंगे एकदम। तो ये हालत है। लेकिन अब मैंने स्ट्रेटजी चेंज की है। अब मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स तो ढूंढती हूँ, लेकिन उन मल्टी बैगर स्टॉक्स के पीछे जितनी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जुटा सकती हूँ ना, ताकि वो शेयर अगर गिरे तो वो 50% पे जाके ना ठहरे। ये जो 50% पे जाके वाले ठहरने वाले शेयर्स है ना, ये हैं 20 रुपए से छोटे वाले शेयर। जो 20 रुपए से कम वाली कंपनी है ना, दिक्कत ज्यादा इनके साथ है। ये जाके 50% डिस्काउंट पे जाके रुकती हैं जब ये गिरना शुरू होती हैं, क्योंकि इनमें केवल और केवल ऑपरेटर होता है। प्रमोटर तो वैसे भी खत्म होता है। इसका प्रमोटर मतलब इस कंपनी का मालिक जो होगा ना, वो वैसे भी बेहाल बदहाल अवस्था में होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर हम लोगों को, जो नए नए लोग हैं ना, तो यहाँ पे जो सारा गेम चलेगा ना, वो ऑपरेटर और रिटेलर के बीच में चलेगा। अब जो स्मॉल रिटेलर, बहुत ही कम नंबर ऑफ रिटेलर ऐसे हैं जो टाइमली प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं इनमें से, बाकी ज्यादातर फंसे रह जाते हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक में आपको बहुत ही कम पैसा लगाना है। अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे से टेक्निकल चार्ट समझना पढ़ना जानते हैं, और बहुत आपके पास टाइम रहता है उस शेयर को लेके हर एक न्यूज से अपडेटेड रहने का। न्यूज से नहीं, न्यूज तो आपको ट्रैप करने के लिए आएंगी, उस शेयर से रिलेटेड जितने उसके फंडामेंटल हैं, उनकी कंपनी में क्या काम चल रहा है, क्या दिक्कत चल रही है, जो प्रमोटर है उसके साथ क्या दिक्कत चल रही है, उसका प्रमोटर क्या कर रहा है, इस सब चीजों से अगर आपको अपडेटेड रहने की का टाइम है, तो आप इन तरह की कंपनी से प्रॉफिट कमा के ले जाओगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास कम टाइम है और पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यार हम लोगों जो 30 साल का है ना, उसको पैसे की बहुत जरूरत है, उसके पास उसको बहुत सारे काम करने हैं, तो रिस्क वही लो। मतलब यहाँ आपके पास बहुत सारे ट्रैप्स मिलेंगे। तो जो बड़े लोग हैं ना, जिनको मतलब अब शांति से रहने की जरूरत है, जो 50-60 साल के हो गए हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो स्मॉल कैप्स पे थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ना बेचैनी देगा, एंग्जाइटी देगा। तो आप लोगों को क्या जरूरत है यार, आप लोगों के बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, सारे लोग अच्छे से सेटल हैं, पैसा कमा भी लोगे तो उस पैसे का करोगे क्या, तो है ना। तो इस वाली लाइफ में आप थोड़ा शांति से अच्छे घूम फिर के आओ यार, घूमने जाओ। सबसे बढ़िया काम, अगर कोई काम नहीं पा रहा ना, अपना जो भी पैसा कमाया है ना, अब उसके मजे करो। अब आप लोग ना घूमने फिरने जाओ, इधर उधर कुछ कुछ करो, मतलब एक्टिविटी करो, कुछ कुछ मंदिरों में जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि धार्मिक हो जाओ, जो भी करना है, जो भी आपके पुराने सपने हैं, किसी को सिंगिंग करनी है वो सिंगिंग करो, डांसिंग करनी है वो डांसिंग क्लास ज्वाइन करो, जो आपका मतलब यहाँ शेयर मार्केट के और इन मल्टी बैगर स्टॉक्स में अपना जो जितनी आपकी रिमेनिंग जिंदगी है ना, उसको यहाँ खत्म करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की तो जरूरतें हैं। अगर मेरी भी आज जरूरतें इतनी नहीं रहेंगी ना, जिस वक्त मैं 60 की हो जाऊंगी ना, मैं स्मॉल कैप्स में एकदम जीरो कर दूंगी पैसा लगाना। उसके बाद तो मैं सिर्फ वर्ल्ड टूर करा करूंगी, व्लॉग किया करूंगी, बस मजे किया करूंगी।
अपना सारा पैसा ज्यादातर या तो थोड़ा बहुत पैसा अपना मल्टी मल्टी के इसमें ये मिड कैप में लगा के रखूंगी, मतलब 200 से 500 वाले शेयर में, और मैक्सिमम मेरा पैसा जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी तो मैक्सिमम मेरा पैसा मैं लगा के रखूंगी यहाँ पे जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, ठीक है, ताकि मेरा पैसा भी सेफ पड़ा रहे, थोड़ा बहुत बढ़ता रहे और मैं मजे करती रहूं। लेकिन हाँ, अभी मेरी जरूरतें ज्यादा है, अभी जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं उनकी जरूरतें ज्यादा है, तो उनको थोड़ा पैसा, थोड़ा मतलब वही 33% पैसा अपना स्मॉल कैप्स मल्टी बैगर में लगा के रखना है, ताकि उनको जल्दी पैसा मिले और ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, बस यही है। और इस वक्त मेरे पास जो मल्टी बैगर हैं उसमें मैंने बैंक में एंट्री कर ली है 100 रुपए से नीचे का बैंक है। अगर आपको नाम जानना है तो उसके लिए आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, यानी मैं नाम बताने वाली हूँ उसका। और जो ये ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी है ये भी मैं एंट्री कर चुकी हूँ, नाम जानना है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ऑटो पार्ट वाली कंपनी का नाम मैं तब बताऊंगी जब मेरे मेरे इस पे 500 सब्सक्राइबर और हो जाएंगे। अभी मतलब वो 500 वाला जो 1000 से 500 होने वाला वो कंप्लीट हो गया, अब 500 और होने पे ऑटो पार्ट वाली कंपनी का नाम बताया जाएगा। इसके साथ ही ओरिएंट सीमेंट मुझे अच्छा खासा एक रैली दे चुका है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, मैं थोड़ा सा और देख रही हूँ कि क्या इसमें मूवमेंट मिलता है मेरे को, ठीक है। अभी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे हूँ। ओरिएंट सीमेंट में मेरा एवरेज बाय प्राइस 130 रुपए और फिलहाल ये 190 रुपए पे चल रहा है, तो ओरिएंट सीमेंट में अभी बनी रहूंगी। 2 मल्टी बैगर कचरे स्टॉक्स अभी हैं, ओरिएंट ग्रीन ऑल्दो मेरी बाय प्राइस से ऊपर है ओरिएंट ग्रीन, लेकिन थोड़ा वेट करूंगी क्योंकि अभी सारी सब कुछ चल रहा है, जो चलने लायक है वो भी चल रहा है, जो नहीं चलने लायक है वो भी चल रहा है, तो हो सकता है ओरिएंट ग्रीन मुझे थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉफिट दे दे, तो ओरिएंट ग्रीन में अभी रुकूंगी। एचएफसीएल अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब भी नीचे आएगा, ऊपर पे तो मैं नहीं इसको खरीदूंगी, अभी बहुत ऊपर चला गया है ये, ऊपर पे तो मैं एचएफसीएल में 1 रुपया भी नहीं डालूंगी, लेकिन हाँ अगर ये नीचे आता है तो मैं इसमें थोड़ा और एवरेजिंग करके, वैसे फिलहाल तो मैं इसमें प्रॉफिट पे आ चुकी हूँ क्योंकि जो मेरा एवरेज बाय प्राइस है ना वो शायद ही अभी 69-70 के आसपास मेरा एचएफसीएल में एवरेज बाय प्राइस आ चुका है, लेकिन अब अगर ये और नीचे गिरा 60 से नीचे जाता है तो मैं इसमें फिर से एवरेजिंग करूंगी, इससे पहले मैं एचएफसीएल में 1 रुपया भी नहीं लगाने वाली, ठीक है। ये सारा मेरा असेट लोकेशन है तीनों तरह की कंपनीज में 33, ठीक है। मेरी एज ग्रुप देख लेना, आप अगर और कम एज के हैं ना, मतलब अगर आप और 25 साल के हैं ना, और तो आप ये मतलब देखो यार, थोड़ा पैसा अपना ब्लू चिप कंपनीज में रखना, ये कह रही हूँ क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, कभी भी कोई भी कैसी भी न्यूज, आजकल मार्केट ना इंटरनेशनल, देखो इकोनॉमी है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से कपल्ड है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो आपको ना एकदम हार्ट अटैक नहीं आएगा अपना पोर्टफोलियो देख के, क्योंकि ज्यादा अगर आपका पैसा मल्टी बैगर और स्मॉल कैप और मिड कैप्स में रहेगा ना, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप मतलब वो आप एकदम 5 लाख का पोर्टफोलियो आपका 2.5 लाख पे चला जाएगा, लेकिन ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो 2.5 लाख पे नहीं जाने देंगी, इनका एक निश्चित लेवल होता है, उससे नीचे ये नहीं गिरती, 15-20% से ज्यादा ये नहीं गिरती। वही स्मॉल कैप की बात करूं तो ये पूरा 50%, 80% तक जाके गिर जाएंगी स्मॉल कैप, इनका कोई और छोर नहीं होता, इनका कोई, वो कहते हैं ना, कोई बेस ही नहीं होता, इनका बेसलेस हो जाती है बेकार खराब मार्केट में तो इसलिए मल्टी बैगर स्टॉक्स में थोड़ा सा अकॉर्डिंगली अपना मेंटल स्ट्रेंथ देख लें, ये आपको बहुत मेंटली टेस्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास शुगर है, ईद पेरी, दिक्कत कोई नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छे से निकलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे, टाइमली एवरेजिंग कराऊंगी, जो भी ईद पेरी में है इस वक्त उनको टाइमली एवरेजिंग कराऊंगी, बस मेरे उस एवरेजिंग का ध्यान रखना, कराऊंगी उन्हीं को जो मेरे मेरे ग्रुप पे आएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेटल है मेरे पास, वेदांता है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। वेदांता में मेरा जो एवरेज बाय प्राइस है वो मतलब 270 रुपए के आसपास का एवरेज बाय प्राइस है, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लॉस, मतलब अभी वेदांता को थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला शेयर मेरा 50% पे जाके, नहीं, वेदांता 200 रुपए पे आएगा, मतलब अगर 200 रुपए इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये 200 रुपए के आसपास आता है तब मैं इसमें जाके एवरेजिंग करूंगी, उससे पहले मैं वेदांता में एवरेजिंग नहीं करने वाली। डिस्क्लेमर दे देती हूँ यार, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे शेयर्स में बिना, मतलब मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको भी ये चीजें खरीदनी है या ये करना है, आप अपनी रिसर्च करें, मैं आपको वो बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कब करती हूँ। तो वेदांता आप मतलब अगर इन्वेस्टेड हैं तो अभी एवरेजिंग करने की जल्दी ना करें, नीचे आएगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले ऊपर पे ट्रैप हुई थी, लेकिन नीचे जब ये 70 रुपए तक जाके आया था ना, मतलब हाँ 70-72 तक जाके आया था, तो मैंने इसमें एवरेजिंग करी थी, तो फिलहाल मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रॉफिट पे बैठी हूँ।
और अब हो सकता है कि मैं इसमें स्टेक ऐड करूं। मैं बोल रही हूँ ना कि मेटल्स अगर किसी के पास हैं तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करो। तो अब ये मेटल को अक्यूमुलेशन का बेस्ट टाइम है। रैली नहीं आएगी अभी मेटल में, लेकिन अक्यूमुलेशन का ये अच्छा टाइम मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें रिकवर करेंगी ना तो सारी चीजें सेटल होती जाएंगी। और रैली आने पे क्या होता है ना, फिर गंदी तरीके से इन शेयर्स में चाल आती है, फिर डेली के 5-5, 10-10% के सर्किट लगते हैं। तो बेटर और बेस्ट ये रहता है कि सही टाइम पे इन पे थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट किया जाए ताकि ये नीचे के प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रैली आने पे तो सेल हो सकता है आपको 120 रुपए से ऊपर मिले, तो फिर आप ऑलरेडी नुकसान उठा चुके होते हो। ठीक है, एक लास्ट एक पीएसयू मेरे पास रह गया है। मैं बाकी पीएसयू में पहले घुसती थी, डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना डिविडेंड देती है ना उससे ज्यादा ये आपके कैपिटल को का नुकसान कर देती हैं जितनी भी गवर्नमेंट पीएसयूज हैं। तो गवर्नमेंट पीएसयूज में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आई डोंट थिंक रुकना चाहिए। डिविडेंड अगर आप खाते रहोगे ना तो उससे आप ना फिर शेयर की ग्रोथ नहीं करा पाओगे। ये इनका एक रेंज रहता है, जितने भी पीएसयूज है ना उस रेंज में फंसे रहेंगे, डिविडेंड देते रहेंगे आपको 10-10% के आसपास का, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में आपकी कैपिटल का नुकसान भी होता रहेगा। तो एक लास्ट ये पीएसयू मेरे पास बच गया है बीपीसीएल। बीपीसीएल में मैं 310 रुपए से एवरेजिंग कर रही हूँ लगातार, और अब वेट कर रही हूँ, दोबारा करूंगी, निकलेंगे सही टाइम पे, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलूंगी यहाँ से भी, बता दूंगी जब भी मैं यहाँ पे अपना एवरेजिंग करूंगी। अभी थोड़ा सा लगता है कि ये शेयर दोबारा मुझे अच्छी रैली देने की उम्मीद है बीपीसीएल में। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी ऑयल जाइंट्स में कहीं भी कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वार्टर भी इनके प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं अच्छे से जितने भी ओएमसीज हैं उनको अच्छे से, अपने ओएमसी वाले जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे मैंने जो सेक्टर एनालिसिस किया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो जिनके पास भी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल है वो आराम से बने रह सकते हैं। कुछ लोग ट्रेड करते रहते हैं, मेरी बातें सुन सुन के बेच देते हैं, फिर खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर खरीद लेते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी के साथ मतलब देख लो यार, आपको आपका टाइम अलाउ करता है, आपके लिए मेंटल पीस इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बार बार एक ही शेयर को 50 बार दिन में खरीद सकते हो, 50 बार दिन में बेच सकते हो। मैं उस फिलॉसफी में बिलीव करती नहीं हूँ। मुझे चाहिए भाई एक शेयर खरीद लो, शांति से बैठे रहो। बीपीसीएल में जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं शुरू से कह रही हूँ कि यार क्यों ट्रेड कर रहे हो, ये अभी अच्छे से जाएगा, ये आराम से जाएगा, खरीदो और शांति से बैठे रहो, अपने काम धंधे करो, जो भी आप काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, काम अच्छे से करो। ठीक है, तो बीपीसीएल के साथ मेरा ये रहेगा। जितने भी ओएमसीज हैं, आईओसी वाईओसी, अभी सब ठीक है। अगला 3 महीना सेफ है, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखेंगे दिसंबर में क्या करना है इन जितने भी ओएमसीज हैं उनके साथ में। इसी के साथ ये छोटी सी एक आरती, इनका छोटा छोटा स्टेक है आरती फार्मा का और आरती इंडस्ट्रीज का। दिक्कत है अभी इनमें थोड़ा, अभी एवरेजिंग नहीं करूंगी। AFFLE है ना, ये शेयर भी 1000 रुपए का है वैसे तो, लेकिन अभी कुछ नहीं करूंगी इनमें। अभी मैं इनमें शांति से बैठूंगी, अभी मुझे इनमें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। जब भी सही टाइम मिलेगा तो देखूंगी एवरेजिंग करनी है कि क्या करना है। ठीक है, तो ये था जी मेरा एसेट एलोकेशन फॉर माय मनी ट्री। आपको जो भी करना है, बस एक चीज कहूंगी कि अपना सारा पैसा आपको कम, अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में ना, या तो आप धुरंधर खिलाड़ी बन गए हैं, या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपना पोर्टफोलियो देखने का, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास 1-2 करोड़ रुपया लगाने को, तो देख लो आपको जो भी करना है। लेकिन आप मेरी ही तरह, वही आपके महीने के 10-15-20 हजार रुपए बचते हैं, मेरी ही एज ग्रुप में है, मेरे ही तरह के खर्चे हैं, मेरी ही तरह की लाइबिलिटीज हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर भी रखने हैं, पैसा कमाने वाले शेयर भी रखने हैं, और बहुत पैसा कमाने वाले शेयर भी रखने हैं, सब तरह के पोर्टफोलियो में अपने। और 33% का आपको लोकेशन रखना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो बहुत, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसे पूरी तरह से देखा होगा। अगर आप लोगों ने इतना लास्ट तक आगे मुझे झेला है तो एटलीस्ट लाइक करके जाना यार। ऐसे टच करना होता है बस, और कुछ नहीं आपको करना। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने का ही नहीं बोल रही, कोई ये नहीं बोल रही आपको कोई सीढ़ियां चढ़ के, छत पे चढ़ के जाना है मेरे लिए, नहीं। हम यहाँ पे फोन पे छोटा सा एक लाइक बटन होता है, उसको प्रेस कर दो, बस प्रेस भी नहीं करना, उसको टच कर दो, धीरे से हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मेरे को यार थोड़ा अच्छा लगता है, मैं जब देखती हूँ कि हाँ मेरे वीडियो पे इतने लाइक्स आ रखे हैं, तो फिर मैं उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।